हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन को इस वीडियो में माइंड मैप के थ्रू कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और कहने को तो ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन इस सेकंड चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन सभी चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आप बस वीडियो को स्टार्ट एंड तक कंप्लीट करना, आपके हर एक टॉपिक फिर से मेमोराइज हो जाएंगे। अगर आपने अब तक सिलेबस को कवर नहीं किया तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा बहुत ही इजीली कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके हर एक वो टॉपिक जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और अब आपके लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि है, इस रीजन से अब आपके कंप्लीट टॉपिक रिवाइज होने वाले हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप डायरेक्टली आंसर कर पाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या कुछ पढ़ेंगे हम ये देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये जो सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कंज्यूमर क्या होता है, फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यूटिलिटी को, कि यूटिलिटी क्या होता है और यूटिलिटी कितने टाइप के होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ डिविनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है, कि इस लॉ में क्या कुछ कहा गया है। इसके अलावा हम इसकी कंडीशन को देखेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखेंगे। और फिर हम ये देखने वाले हैं कि बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है। फिर हम इंडिफरेंस कर्व को कवर करेंगे, और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डिमांड के चैप्टर के। फिर डिमांड के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम अलग से कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं ताकि एक एक करके सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर, देखो जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है, कंज्यूम करना, यानी कि कंज्यूमर का काम क्या है, इसका काम है कंज्यूम करना। क्या कंज्यूम करना, तो वैसे और सर्विसेज जो कि फिनिश्ड गुड्स हैं, यानी कि जिनका अब यूज करने के लिए वो रेडी है, जो फिनिश्ड गुड्स हैं उन सभी का यूज करके वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो कहलाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, आप हो कंज्यूमर, हम सभी एक कंज्यूमर। हम सॉल्ट खरीदते हैं तो उसे हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि हम सभी एक कंज्यूमर हैं। ठीक है, फिर देखो अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी चाहिए। नाम से ही दिख रहा है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इस रीजन से यहाँ पे हम इंडिविजुअल कस्टमर्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और ये देखते हैं कि किस तरीके से वो जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें परचेज करते हैं, उनका यूज करते हैं, और इन सभी को करने के बाद किस तरीके से वो अपने नीड्स को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन सभी की स्टडी करना, कंज्यूमर की इन सभी आदतों की स्टडी करना, बिहेवियर को स्टडी करना, हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल कस्टमर है, ग्रुप है, वो गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हैं अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का सीधा सा मतलब है सेटिस्फैक्शन से, यानी कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो वर्थ था, मतलब जितना प्राइस हमने पे किया वो पैसा वसूल हो चुका है, मतलब ऐसा आपको उसे कंज्यूम करने के बाद लगता है, तो ये जो सेटिस्फैक्शन की लेवल है यही दिखाती है आपकी यूटिलिटी। ठीक है, दैट इज यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी, एक गुड्स, एक सर्विस आपकी जो वांट थी उसे कितनी सेटिस्फाई कर पा रही है, इसे ही हम कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी को सिंपली आप सेटिस्फैक्शन से समझ सकते हो कि दोनों सेम ही है। अब देखो, जो हमारा यूटिलिटी होता है, एक थे प्रोफेसर, नाम था उनका प्रोफेसर मार्शल, और एक थे हिक्स एंड एलन। तो फिर प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, नंबर के टर्म में। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मानकर चलो जैसे कोई भी गुड्स है उसकी प्राइस है 50 रुपीज़, और एक और गुड्स है मानकर चलो वो है गुड्स वाई, उसकी प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, तो फिर जो यूटिलिटी 100 रुपीज़ के गुड्स प्रोवाइड कर पाएगी वो दुगनी होगी उस यूटिलिटी के मुकाबले जो यूटिलिटी गुड्स एक्स जो कि 50 रुपीज़ की है
वो प्रोवाइड कर पाएगी, क्योंकि दाम दुगुनी है इस रीजन से जो यूटिलिटी होगी वो भी हमें दुगुनी मिलेगी वो गुड्स वाई को कंज्यूम करने के बाद। तो ऐसा कहा था प्रोफेसर मार्शल ने, और इसे ही कहा जाता है कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। और आपकी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल। और एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है और वो ये है कि ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर होगा हिग्स एंड एलन। ठीक है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को दिया गया था हिग्स एंड एलन के द्वारा, और कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी दिया गया था प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। क्लियर हो गया। अब देखो दो टाइप की होते हैं यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा होता है टोटल। देखो जैसे ही हम एक कॉमोडिटी के एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं, यानी कि किसी भी गुड्स के एक यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं उससे हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि एक यूनिट को कंज्यूम करने पर जितनी यूटिलिटी मिलती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वही उन सभी यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जितनी यूटिलिटी मिलती है उन सभी को ऐड करने पर जो वैल्यू निकल कर आता है, जो यूटिलिटी निकल कर आता है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक और लॉ है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में कई बार पूछा गया, और ये गॉसन का पहला नियम है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गॉसन का पहला नियम कौन सा था, तो वो था लॉ ऑफ डिविनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलती है वो निरंतर घटती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे जितनी मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलती है एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद वो निरंतर घटती चली जाती है। दैट इज द लॉ ऑफ डिविनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये कहलाता है गॉसन का पहला नियम। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। तो गॉसन के पहले नियम को तो हमने डिस्कस कर लिया जो कि था लॉ ऑफ डिविनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब गॉसन का दूसरा नियम क्या है, तो वो है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि हम एक कंज्यूमर अपने इनकम को जब स्पेंड करता है तो इस तरीके से जब वो डिफरेंट कम्युनिटी पर, अलग अलग कम्युनिटी पर वो जब अपने इनकम को स्पेंड करता है तो वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। मतलब उसकी सेटिस्फैक्शन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर कब होगी, तो ये तब होती है जब वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो जितनी यूटिलिटी उसे मिल रही है वो उसके प्राइस के इक्वल हो जाए। ठीक है, जब क्योंकि एक तो हमने ये देख लिया लॉ ऑफ डिविनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के एक एक यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं तो वैसे वैसे यूटिलिटी घटते चली जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी घटते चली जाती है। अब लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर अपने इनकम को स्पेंड करता है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने के लिए वो तब तक उसे कंज्यूम करता है जब जो प्राइस है एक कमोडिटी की वो इक्वल हो जाए उस कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी की। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उससे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, और यही कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए उसके प्राइस से, उस कमोडिटी के प्राइस के, तो उसे ही हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे जो कंज्यूमर है वो और यूनिट को कंज्यूम करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी निरंतर घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब तक हमने कई सारी चीज़ों को कवर कर लिया। जैसे हमने ये देख लिया कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिविनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। लॉ ऑफ डिविनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने ये भी देख लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज, जो कि आपको कंडीशन में दिया हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्या क्या कंडीशन थे। एक कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होते जाता है जैसे जैसे हम कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, और दूसरा पॉइंट वो था जो हमने लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था, वो था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन इच कम्युनिटी इज सेम। यानी कि एक ऐसा टाइम आता है जब कम्युनिटी की जो प्राइस थी वो उस कम्युनिटी को कंज्यूम करने के बाद हमें जितनी यूटिलिटी मिलती है उसके इक्वल होती है, और उसके बाद अगर हम फिर से उस कम्युनिटी को कंज्यूम करते हैं
तो हमारी जो टोटल सेटिस्फैक्शन होती है वो और घटती चली जाती है। ठीक है, मतलब कंज्यूम करने के बावजूद हमारी जो यूटिलिटी होगी वो और घटती चली जाएगी। तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यही दो जो लॉ हैं उनका यूज होता है। इसके बाद अब हम ये देखते हैं बजट शीट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, इंटरफेरेंस कर्व क्या होता है, इन सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले एक और पॉइंट्स को देख लो, और वो है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। ये क्या है? देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही आप देख रहे हो, ये उस रेट को दर्शाता है जिस रेट पे एक कंज्यूमर अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि वो किसी एक गुड्स के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए किसी दूसरे कमोडिटी, किसी दूसरे गुड्स के एक यूनिट को कम कर दे। क्योंकि इनकम तो एक ही रहती है, मतलब इनकम तो फिक्स्ड ही है। इस रीज़न से अगर वो चाहे तो एक गुड्स के यूनिट को कंज्यूम करना ज़्यादा चाहे तो उसे दूसरे गुड्स के यूनिट को कम करना पड़ता है। इस रेट को, ये जो रेट होता है, इस रेट को दर्शाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। ये कंडीशन होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब एक और इंडिफरेंस कर्व जो है वो हम आगे देखने वाले हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि बजट सेट क्या होता है। ठीक है, देखो, बजट सेट उस सेट को दर्शाता है, उस गुड्स के बंडल के सेट को दर्शाता है जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपने इनकम के थ्रू। क्योंकि जितनी उसकी इनकम है वो उतना ही तो गुड्स अफोर्ड कर पाएगा, उतने ही गुड्स के बंडल्स को अफोर्ड कर पाएगा। तो इस सेट को कौन दर्शाता है? इस सेट को दर्शाता है बजट सेट। अब बजट लाइन क्या होता है? तो अभी जो मैंने आपको बताया कि दो गुड्स जो हैं, जो भी कोई गुड्स है, उन गुड्स के कॉम्बिनेशन को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना का काम कौन करता है? वो करता है बजट लाइन। बजट लाइन शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन द पार्टिकुलर इनकम लेवल। मतलब अपने इनकम पे रहकर और उस कमोडिटी का जो मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पर वो जो दो कमोडिटी है उसके वेरियस कॉम्बिनेशन को दर्शाने का काम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का काम करता है बजट लाइन। और ये जो बजट लाइन होता है, आप लोग इसके ग्राफ को देख लेना, और फिर ये जो ग्राफ होगा, एक होता है राइटवार्ड शिफ्ट, एक होता है लेफ्टवार्ड शिफ्ट। और जैसा कि मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बताया था, एक बार राइटवार्ड शिफ्ट होता था और एक बार होता था लेफ्टवार्ड शिफ्ट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राइटवार्ड शिफ्ट हमारा बजट लाइन कब कर सकता है, तो बजट लाइन राइटवार्ड शिफ्ट तब होगा अगर हमारी इनकम में, अगर कंज्यूमर की इनकम में बढ़ोतरी होती है। अगर इनकम बढ़ता है तो बजट लाइन राइटवार्ड शिफ्ट करेगा, और बजट लाइन लेफ्टवार्ड शिफ्ट कब करेगा? अगर इनकम जो है वो कंज्यूमर की घट रही है, डिक्रीज कर रही है, तो उस केस में जो बजट लाइन होगा वो लेफ्टवार्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैंने आपको अच्छे से ग्राफ के थ्रू बताया था, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो हमने देख ही लिया। हम ये देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व का सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जो कंज्यूमर होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इनडिफरेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो यूटिलिटी उसको मिल रही है वो हर एक लेवल पे सेम रहेगी। क्या कहता है ये इंडिफरेंस कर्व? इसका मीनिंग क्या है? अ ग्राफ दैट शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी देयर बाई मेकिंग द कंज्यूमर इंडिफरेंट। ये उस ग्राफ को शो करता है, किसी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जहाँ पे एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन, इक्वल यूटिलिटी मिलती रहती है। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को दर्शाने का कार्य कौन करता है? वो करता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जुड़ा हुआ है यूटिलिटी से कि सेम यूटिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हर एक लेवल पे आपका जो ग्राफ होगा उसके हर एक लेवल पे आपको सेम यूटिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो आपको देखिएगा कि ये निगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये कॉन्वेक्स शेप में रहता है, यानी कि अपने ओरिजिन से ये कॉन्वेक्स शेप में रहता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कौन से शेप में था, तो आपने देखा होगा वो था कॉनकेव शेप में। लेकिन ये
डिमिनाइजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण हमेशा कॉन्वेक्स शेप में रहता है। और कुछ फीचर भी है इंटरफेरेंस कर्व के जो आप जान सकते हो कि कोई भी अगर आप दो इंटरफेरेंस कर्व को देखोगे तो कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ग्राफ को देखोगे तो दो अलग अलग पॉइंट पे आपको सेम यूटिलिटी नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर आप दो कर्व को देखोगे तो दो अलग अलग पॉइंट पे आपको सेम यूटिलिटी नहीं मिल सकती। इस रीजन से जो इंडिफरेंस कर्व होता है, अगर उसके आप सेट को देखोगे, अगर आप इंडिफरेंस मैप को देखोगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसकी डिफरेंस मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर इंडिफरेंस कर्व showing the several combination of different quantity of commodity which consumer consume। तो इंडिफरेंस कर्व के कई सारे सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करना कहलाता है इंडिफरेंस मैप। और अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो एक साइड तो गुड्स एक्स हमारा है, मतलब गुड 1 है, और एक साइड हमारा गुड वाई है, गुड 2 है। तो आप इनके ग्राफ को देखोगे तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इंडिफरेंस कर्व का फीचर कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा जितना हाइयर ग्राफ होगा वो उतनी ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और कम टाइम इसे कवर करना बहुत मुश्किल था, बट फिर भी हम कंप्लीट रिवीजन करते जा रहे हैं। तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा? हमने ये देख लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं जब हम एक कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक कंज्यूमर अपने इनकम के थ्रू ये किस तरीके से प्लान करता है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को अलग अलग कम्युनिटी में करेगा। अपने इनकम के थ्रू वो ये प्लान करता है कि किस तरीके से उसे अलग अलग कमोडिटी पे एक्सपेंडिचर प्लान करना है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाए। इसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसके अलावा हमने यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विव मार्जिनलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनलिटी क्या है, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी किसके द्वारा दिया गया था, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी किसके द्वारा दिया गया था, फिर बजट सीट, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस में आपकी सारी चीज़ें क्या है, इन सभी को कवर कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है, वो आपको आंसर करना है ताकि एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। वो आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अगर नहीं भी आता तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसके अलावा अब हम मूव ऑन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है डिमांड, जो कि अपने आप में खुद ही बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिमांड के सारे पॉइंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिमांड क्या होता है। देखो, डिमांड के 5 एलिमेंट हैं, याद रखना डिमांड के 5 एलिमेंट होते हैं। पहला, डिजायर फॉर द गुड्स, यानी कि किसी भी गुड्स को परचेज करने का डिजायर होना चाहिए कंज्यूमर के मन में। दूसरा, सफिशिएंट रिसोर्सेज टू बाय द गुड्स, यानी कि उस गुड्स को परचेज करने के लिए उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके पास इनकम होना चाहिए। तीसरा, विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि उस पैसे को स्पेंड करने की इच्छा भी होनी चाहिए। और फोर्थ है गिवन प्राइस, यानी कि एक प्राइस फिक्स होनी चाहिए उस गुड्स की ताकि उसे परचेज किया जा सके। और फिफ्थ है गिवन टाइम पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे 5 एलिमेंट होते हैं डिमांड के, जो कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अगर हम डिमांड की डेफिनेशन देखें तो डिमांड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट वेरियस प्राइस। तो अलग अलग प्राइस में एक कंज्यूमर कमोडिटी के जितनी क्वांटिटी को परचेज करने की इच्छा रखता है और परचेज कर सकता है, उतनी उसकी परचेजिंग एबिलिटी होती है, तो उससे हम कहते हैं डिमांड। ठीक है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स विच अ पर्सन इज विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस। दैट्स इट। अब हम ये देखने वाले हैं कि डिमांड का जो लॉ है वो क्या है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हम किसे कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये कहता है कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो घटती चली जाती है। और इसके अलावा जैसे जैसे किसी भी गुड्स की प्राइस घटती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ती चली जाती है। अब इसके कई सारे रीजन होते हैं। एक तो हुआ कि जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ हमने देखा था कि अगर हम ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करें तो जो यूटिलिटी हमें मिलती है वो हमें कम मिलती है। ठीक है, मतलब हमारी जो यूटिलिटी होती है वो और घटती चली जाती है। तो अगर हम ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि डिमांड हमने ज़्यादा कर लिया,
तो हमारी यूटिलिटी कम हो गई और इस रीजन से जो प्राइस हो गया वो भी कम हो गया। तो डिमांड ज़्यादा प्राइस कम। और भाई अगर हम दूसरे केस को देखें, अगर हम कम यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो फिर हमारी जो यूटिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो फिर जो हमारी प्राइस होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डिमांड और प्राइस इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है। तो इस रीजन से लॉ ऑफ डिमांड जो है उसे फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमैजिंग मटेरियल यूटिलिटी। ठीक है, इसके अलावा और कई सारे रीजन होते हैं। जैसे एक रीजन ये भी होता है कि अगर कंज्यूमर के नंबर में चेंज हो रहा है, या फिर जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। जैसे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक हुआ सब्सटीट्यूट गुड्स, एक हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो सब्सटीट्यूट गुड्स होता है वो एक दूसरे के जगह में यूज किया जा सकता है। जैसे टी और कॉफ़ी है, अगर हम देखें टी की जो प्राइस है वो अगर बढ़ रही है तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की ओर, हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो फिर हम देख रहे हैं जब टी की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड घट गई क्योंकि हमने परचेज करना छोड़ दिया। तो ये सारे ऐसे रीजन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो रीजन है ऐसे रीजन है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। वही अगर हम कुछ और पॉइंट को देखें जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, तो एक तो हो गया गिवन गुड्स। गिवन गुड्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और इससे ही हम कहते हैं गिवन पैराडॉक्स। इसके अलावा और कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कुछ प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं तो उनकी जब प्राइस बढ़ती है तभी हम उन्हें परचेज करते हैं क्योंकि वो हमारी प्रेस्टीज की बात है। इसके अलावा अगर कंज्यूमर इग्नोरेंस दिखाता है, अगर वो उसे इग्नोर करता है, तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं किया जाता। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। लेकिन आप 3 गुड्स को याद रखना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार शॉर्ट में पूछे जा चुके हैं। पहला, नॉर्मल गुड्स क्या होता है, दूसरा इन्फेरियर गुड्स क्या होता है, और तीसरा गिवन गुड्स क्या होता है। ठीक है, इन तीनों को आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे शॉर्ट में पूछे जा चुके हैं। देखो, कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन लॉन्ग में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम लॉन्ग में इसे डिटेल में कवर करेंगे। अभी बस आप एक ओवरव्यू ले लो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन कौन से डिमांड्स होते हैं डिमांड के। एक होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जिस कमोडिटी की डिमांड है उसकी प्राइस। सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, तो जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनकी प्राइस भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो भी डिटरमिनेंट्स होते हैं डिमांड के। इसके अलावा मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन वेदर कंडीशन, चेंज इन पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेल्थ, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड चेंज इन सेविंग हैबिट। ये सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे डिमांड्स के टाइप होते हैं। प्राइस डिमांड, जहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। इसके अलावा इनकम डिमांड, जहाँ पे इनकम और डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। और एक होता है क्रॉस डिमांड, जहाँ पे गुड्स एक्स की प्राइस चेंज होने पर गुड्स वाई की डिमांड में चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। यानी कि एक दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज होने पर किसी दूसरे गुड्स के डिमांड में परिवर्तन हो तो उसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। जहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है टी और कॉफ़ी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो एक होता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और एक होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। एक होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जहाँ पे जो गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके प्राइस के चेंज होने पर उसकी डिमांड में चेंज आते हैं, तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और अगर प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है और इस रीजन से उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, वही अगर उस कमोडिटी की प्राइस घट रही है, सॉरी प्राइस बढ़ रही है और डिमांड घट रही है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, याद रखना ये दोनों पॉइंट। एक हुआ हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जहाँ हमने देखा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में हमने ये देखा कि जो प्राइस है वो घट रही है जिस रीजन से डिमांड बढ़ गई, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हमने ये देखा कि जो प्राइस थी वो बढ़ गई जिस रीजन से जो डिमांड है वो घट गई। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा है कि इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा रिलेशन होता है। फिर एक हुआ हमारा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ,
बल्कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है, जैसे आप देख सकते हो कि फैशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये सारे अदर फैक्टर में आते हैं। तो अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है, अगर इनके कारण डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। और इसमें ही आते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि जो डिमांड थी हमारी वो बढ़ती है, और जब डिमांड हमारी बढ़ती है तो अगर आप ग्राफ को देखोगे तो वो राइटवार्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर प्राइस पे नहीं बल्कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है उनके चेंज होने पर डिमांड बढ़ रही है, तो वो कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। और इसमें जो ग्राफ होता है वो राइटवार्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, अपने कर्व से। वही अगर हम बात करें कि प्राइस तो फिक्स्ड है, लेकिन अदर फैक्टर के चेंज होने के कारण जो हमारी डिमांड थी वो घट गई, तो उसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पे जो हमारा ग्राफ होता है, अगर हम कर्व को देखेंगे तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक थे डिमांड में। अब हम देखने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कि ये क्या होता है। देखो, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये लॉ ऑफ डिमांड से किस तरीके से अलग है। हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड था ये क्वालिटी की बात कर रहा था। यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्टर को भी हम देखेंगे, मतलब मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं करवाया। लॉन्ग क्वेश्चन जो जो टॉपिक मुझे लग रहे हैं कि लॉन्ग में आ सकते हैं, तो वो मैं लॉन्ग की वीडियो में कवर कर दूंगा। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ मैंने नहीं करवाया। आप मतलब मैं लॉन्ग क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को करवा दूंगा आंसर के साथ, ताकि आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे उस आंसर को, आपको वही पता चल जाएगा। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होता है हमारा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये आप याद रखना। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे एक है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक है हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, और एक होता है पॉइंट मेथड। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर हम बात करें परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड की, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस से। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं चेंज इन प्राइस से, फिर हम प्राइस को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी कि जो हमारे क्लोज सब्सटीट्यूट है, जो हमारे ऑप्शंस है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है स्विचिंग कॉस्ट। तीसरा है डिग्री ऑफ नेसेसिटी, यानी कि कितनी उसकी आवश्यकता है। फोर्थ है हैबिट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के हैबिट पर भी प्राइस इलास्टिसिटी और डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कह लो या फिर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड कर लो, कुछ भी कह लो, 5 होते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है कि अगर प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होने पर डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया डिमांड में। और अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो ये एक्स के जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है, तो आप इसे देखोगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में होता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वही अगर हम बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक की, तो परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि अगर आप प्राइस में कितना भी चेंज कर दे, डिमांड में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन, कुछ परिवर्तन ही नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक में जितना परिवर्तन होता है हमारा प्राइस में, सेम उतना ही परिवर्तन होता है डिमांड में, और इसे ही हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को ही हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। फिर फोर्थ है रिलेटिवली इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस में थोड़ा चेंज होने पर डिमांड में थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन होता है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक होता है, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर हम बात करें रिलेटिवली इन इलास्टिक की, तो यहाँ पे प्राइस में थोड़ा ज़्यादा चेंज होने पर, मतलब प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन होने पर भी डिमांड में बस थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, तो इसे ही हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। सिंपल सा मतलब है, इलास्टिक का मतलब आप जान लो, इलास्टिक का मतलब होता है फ्लैक्सिबिलिटी, यानी कि उसके चेंज होने की दर। तो परफेक्टली इलास्टिक में जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि प्राइस में बस थोड़ा सा परिवर्तन होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, इनफाइनाइट चेंज हो जाता है, इसलिए इलास्टिसिटी हमारी इनफाइनाइट होती है। फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, डिमांड में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जो इलास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जीरो होती है।
इसके अलावा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज डिमांड में भी होगा, इस रीजन से जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 होती है। फिर हम बात करें रिलेटिवली इलास्टिक की, तो यहाँ पे क्योंकि जो डिमांड में चेंज होता है वो प्राइस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, इस रीजन से जो इलास्टिसिटी होगी वो 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें रिलेटिवली इन इलास्टिक की, तो यहाँ पे क्योंकि डिमांड में चेंज बहुत ही कम होता है, इस रीजन से जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 से कम होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपका कंप्लीट चैप्टर। यहाँ पे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के भी कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लिया और डिमांड के भी कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लिया। हमने ये भी देख लिया डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, फिर प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होता है, इसके कौन कौन से डिग्री हैं जिन्हें आप फॉर्म कहते हो वो क्या होता है, कंप्लीट चीज़ों को हमने कवर कर लिया। इस चैप्टर से जितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और अगर आप चाहते हो इस मैनुअल की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो इसका लिंक शेयर्ड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी वीडियो को नहीं बल्कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, इस मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट आउट।